So, good morning, everyone. Today's lecture we will be studying I&C instrumentation and control. Date is what? 5/8/2020. So, in the previous lecture, everyone, what I have shared with you is about different types of errors. Different types of errors and different types of errors हम लोग ने कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरर देखा था। पहला जो एरर देखा था हमने देखा था सिस्टम सबसे पहले ग्रॉस एरर। ये जो ग्रॉस एरर होता है ये किस कारण से होता है हमने देखा था ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण से। किसके कारण से? ह्यूमन मिस्टेक्स। कि हम लोग जब रीडिंग लेते हैं या ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो उस समय हम लोग किसी प्रकार का जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट में एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते या जो कंप्यूटेशनल मिस्टेक्स हैं हमारी उसके कारण से। दूसरा जो एरर देखा था हमने वो एरर देखा था हमने सिस्टमैटिक एरर्स। ये सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं ये सिस्टमैटिक एरर्स क्या हैं? ये सिस्टमैटिक एरर्स भी हमारे दो प्रकार के एरर्स हैं। ठीक है, ये जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं इसमें जो पहला एरर है वो है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, और तीसरा है हमारा ये एक और एरर है जो है वो ऑब्जर्वेशनल, इंस्ट्रूमेंटल और एनवायरमेंटल एरर। ये तीन टाइप के सिस्टमैटिक एरर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि लास्ट एरर है वो है रैंडम या रेसिड्यूअल एरर। मतलब जब ये दोनों एरर्स को हम लोग ठीक कर लेते हैं तो उसमें गुंजाइश होती है कि इसमें एक और प्रकार का एरर आ सकता है जो कि रैंडम एरर होता है या रेसिड्यूअल एरर होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने एक और चीज देखी थी। क्या देखी थी? सोर्सेज ऑफ एरर्स। कि इन एरर्स का सोर्स क्या होता है, सोर्सेज ऑफ एरर्स। तो जो पहला सोर्स हमने देखा था वो था ह्यूमन एरर। मतलब जो इंसान उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में हमारा कार्य कर रहा है तो उसके कारण से जो एरर राइज होता है वो सबसे बड़ा सोर्स है एरर का। दूसरा है हमारा इनसफिशिएंट नॉलेज। मतलब जो ह्यूमन उसमें इस इंस्ट्रूमेंट में कार्य कर रहा है उसके पास इसकी पूरी की पूरी जानकारी नहीं होना। इनसफिशिएंट नॉलेज मतलब सिर्फ और सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं, उसकी डिजाइन कंडीशंस के बारे में, उसकी प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में। ये सारा का सारा जो सोर्स है ये बहुत बड़ा सोर्स होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एरर था वो था पुअर डिजाइन। ठीक है, सो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट जो डिजाइन किया गया है उसकी जो डिजाइनिंग है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, पुअर है। जो चौथा था वो था हमारा कि बहुत ही अच्छी मशीन होने के बावजूद भी जब हम लोग पुअर उसके मेंटेनेंस करते हैं, क्या करते हैं, उसकी मेंटेनेंस जब हम लोग पुअर रखते हैं तो उस कारण वो भी एक बहुत बड़ा एरर का स्रोत हो जाता है, सोर्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ टाइप का सोर्स है एरर का वो है हमारा चेंज इन प्रोसेस पैरामीटर्स इरेगुलरिटीज। मतलब भाई अगर हम लोग अपने पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हैं, चेंज इन प्रोसेस पैरामीटर्स, जब हम लोग अपने तरीके को बदलाव कर रहे हैं या अगर हम लोग उसमें कुछ इरेगुलरिटीज ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? इरेगुलरिटीज। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की हम लोग रेगुलरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं एक्सेट्रास, तो ये हमारा आएगा किसमें? एरर्स के मेजरमेंट के सोर्स में। जो नेक्स्ट है हमारा वो है डिजाइन का लिमिटेशन। मतलब जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं
उसमें अगर उसके डिजाइन में अगर किसी भी प्रकार का लिमिटेशन है तो उस टाइप के एरर को भी हम लोग क्या कहेंगे, सर्टेन डिजाइन लिमिटेशन। तो इस टाइप के एरर को भी हम लोग बहुत बड़ा सोर्स मानते हैं। और जो सातवां प्रकार का सोर्स है वो है हमारा errors caused due to environmental conditions such as variation in temperature and due to electrostatic field। मतलब जो environmental error जो हम लोग आता है, ठीक है, an error जो caused by environment, ठीक है, टल कंडीशंस, ठीक है, जैसे कि एनवायरमेंटल कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, मतलब बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इन सब चीजों के कारण से भी ये भी बहुत बड़े हमारे क्या हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं एरर के। और जो लास्ट प्रकार का जो सोर्स है वो है एरर्स कॉज ड्यू टू एजिंग। मतलब हमारा जब हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत पुरानी हो गई है, उसका कैलिब्रेशन समय के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया है, या उसके कैलिब्रेशन में किसी प्रकार की खराबी आ गई है, तो वह हमारी क्या होगी, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एरर होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने आज रिवीजन भी कर लिया एरर्स के बारे में, और उसके जो प्रकार थे उसको भी रिवीजन कर लिया। अब हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन भी एक प्रकार का क्या है, हमारा एरर है। क्या है ये, एरर है। अब ये जो डिस्टॉर्शन होता है जब हम लोग कोई भी साइनूसोडियल इनपुट सिग्नल, देखिए ये अगर हम लोग एज एन साइनूसोडियल वेव है, ये हमारा क्या है, साइनूसोडियल वेव है। इसको अगर वोल्टेज या टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो ये जब साइनूसोडियल एज एन इनपुट हम लोग जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को देते हैं, ठीक है, तो जो आउटपुट जनरेट होता है वो भी क्या जनरेट होगा, इसी प्रकार का साइनूसोडियल आउटपुट ही जनरेट होगा। तो ये जो आउटपुट है जब हमारा, ठीक है, जो आउटपुट है वो इनपुट वेव फॉर्म का एग्जैक्ट रिप्लिका, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है या इस टाइप का थोड़ा सा उसमें कुछ प्रकार का चेंज आ जा रहा है, ठीक है। तो इस जो बदलाव को, जो थोड़ा सा टूट गया या थोड़ा सा टेढ़ा पेचका हो जाता है, इस टाइप का, या जिसमें जो ओरिजिनल शेप होता है वो उस ओरिजिनल शेप में अगर नहीं होता है और उसके कारण से जो एरर आता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन। और डिस्टॉर्शन जो होता है वो भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार से हो जाता है। पहला डिस्टॉर्शन जो हम लोग बोलते हैं वो है फेज डिस्टॉर्शन। क्या होता है, फेज डिस्टॉर्शन, मतलब अगर उसके साइनूसोडियल वेव फॉर्म के फेज में कोई बदलाव आ गया है तो उस डिस्टॉर्शन को बोलेंगे हम लोग फेज डिस्टॉर्शन। जो दूसरा टाइप का डिस्टॉर्शन है वो है हमारा, जो हम लोग देखते हैं वो है एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। मतलब अगर इसके एम्पलीट्यूड में बदलाव आ गया है, एम्पलीट्यूड मतलब समझते हैं आप लोग सब, चलिए नहीं समझते होंगे तो समझने की कोशिश कीजिए। जो ये डिस्टेंस होता है मैक्स इनके बीच का, या मैग्नीट्यूड हम लोग बोल सकते हैं, वो डिस्टॉर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। और जो तीसरा प्रकार का डिस्टॉर्शन है वो है हमारा, क्या डिस्टॉर्शन है हमारा, इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन। इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया आप लोग ने ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो मैं उस पर विस्तार पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, ठीक। तो हम लोग जब इस प्रकार का
डिस्टॉर्शन या त्रुटि हम लोग बोलेंगे, या जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इनपुट वेवफॉर्म है, अगर उसके आउटपुट में किसी भी प्रकार का इन तीनों प्रकार के कोई भी डिस्टॉर्शंस हम लोग के पाए जाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग का जो आउटपुट हमको अच्छे से मिलना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता। तो दिस इज व्हाट द डिस्टॉर्शन इज। अब हम लोग इसके साथ साथ इसमें डिस्टॉर्शन फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्टॉर्शन जो फैक्टर है, डिस्टॉर्शन फैक्टर, व्हाट इज दिस डिस्टॉर्शन फैक्टर है। तो ये जो देखिए, हम लोग ने डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि जो हार्मोनिक चेंजेस या हार्मोनिक डिस्टॉर्शन या हार्मोनिक बदलाव जो हमारे इनपुट से आउटपुट सिग्नल में हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इट इज बेसिकली दी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को हम लोग और थोड़े विस्तार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आउटपुट सिग्नल में प्रेजेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन फैक्टर। मतलब अगर हम लोग इसको समझना चाहे तो टोटल हार्मोनिक distortion present in an output of the output signal of any electronic device, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आउटपुट में, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आउटपुट में जो भी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्रेजेंट होता है इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टॉर्शन फैक्टर हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमारा आउटपुट सिग्नल में प्रेजेंट होता है, हम उसे डिस्टॉर्शन फैक्टर कहते हैं। अब ये जो हार्मोनिक्स है, ठीक है, ये नॉन लीनियर सिस्टम ही जो है, कोई भी नॉन लीनियर सिस्टम, देखिए हमने लिनियरिटी के बारे में भी पढ़ा था। लीनियर मतलब जब कोई भी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जब इक्वल वैल्यू का ग्राफ क्रिएट होता है, ठीक है। देखिए अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, मतलब सिस्टमेटिक जब मूवमेंट होता है और एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर कर्व। जब लीनियर सिस्टम होता है तो कोई भी प्रकार का डिस्टॉर्शन होना मुश्किल होता है, लेकिन जब नॉन लीनियर सिस्टम आता है तो वही हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करता है साइन वेव्स में। तो ये जो हार्मोनिक्स है साइन वेव्स के, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अब अगर मेरे को डिस्टॉर्शन को मेजर करना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर हार्मोनिक का, तो क्या करना पड़ेगा, इसका रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक टू दैट ऑफ द फंडामेंटल। मतलब जो ओरिजिनल हार्मोनिक है, मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल हार्मोनिक, ओरिजिनल और फंडामेंटल हार्मोनिक। तो ये जो ओरिजिनल या फंडामेंटल हार्मोनिक है, इसका किसके साथ रेशियो, रेशियो ऑफ पर्टिकुलर, मतलब ये ओरिजिनल हार्मोनिक और जो पर्टिकुलर हार्मोनिक हमको मिला है, ठीक है, जो प्राप्त हुआ है, इन दोनों के बीच का रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ पर्टिकुलर हार्मोनिक टू दी ओरिजिनल फंडामेंटल हार्मोनिक इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्टॉर्शन फैक्टर। ठीक है, तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को अगर हम लोग डी से, या हम लोग अगर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, सॉरी फिर से हम लोग इसको देखते हैं, रुकिए। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो होता है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हम लोग इसको किससे डेजिग्नेट करते हैं, डी से।
ये किसके बराबर होता है हमारा, जो हमारा मेजर ऑफ डिस्टॉर्शन रिप्रेजेंटेड पर्टिकुलर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो है हमारा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ये डी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा बाकी बी nth हार्मोनिक है, देखिए ये क्या हो जाता है, जैसे B2 बाय B1, फिर अगर ये B मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोनिक हमारे प्रेजेंट है, तो ये हम लोग उसको उस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हार्मोनिक डिस्टर्ब ये है, और ये जैसे ये D1 है, D2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा B3 बाय B1, फिर हमारा D4 क्या हो जाएगा B4 बाय B1। मतलब देखते जाइए, देखिए आप कि जो हमारा ये जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, ये हमारा क्या है, हमारा ये ओरिजिनल या फंडामेंटल हार्मोनिक है, और ये जो मेजर्ड हार्मोनिक हमारा वहां पर मिल रहा है, ये उनके रेशियो को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्शन बोलेंगे, ठीक है। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जब हम लोग कैलकुलेट करना है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है हमारा, इट विल बी THD से अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये है रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस ये सॉरी D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर, और ये जहां तक आपने n तक मेजर किया है, ये इसका रूट, ये हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस B4 स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर होल अपॉन B1, क्योंकि उसका तो रूट कट जाएगा। मतलब अगर हम लोग THD को और थोड़े विस्तार से और थोड़ा प्रॉपर करें, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ हार्मोनिक्स अपॉन इसका फंडामेंटल वैल्यू, फंडामेंटल हार्मोनिक मतलब जो ओरिजिनल हार्मोनिक है, ठीक है, फंडामेंटल हार्मोनिक का जो वैल्यू है, वो डिवाइड बाय जो सम ऑफ ऑल दी हार्मोनिक्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब हम लोग इसके बाद एक डिस्टॉर्शन मीटर होता है, क्या होता है, डिस्टॉर्शन मीटर। तो ये डिस्टॉर्शन मीटर क्या करता है, जो डिस्टॉर्शन है उसको हमारे को मेजर करता है। उसके लिए हमारा एक ब्लॉक डायग्राम से हम लोग समझते हैं, मान के चलिए ये हमारा सबसे पहले क्या है, एक इनपुट टेस्ट, जो भी टेस्ट वेव है जिसका हमारे को इनपुट डिस्टॉर्शन मेजर करना है, ये टेस्ट वेव इनपुट है, ये इसका क्या है, एम्पलीफायर है। फिर ये जो है हमारा एडजस्टेबल अटेन्यूएटर है, स्टेबल अटेन्यूएटर है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है 0 से 60 डेसिबल है। फिर ये एक तो ब्रिज टी नेटवर्क है, और ये है हमारा आउटपुट मीटर। इसमें हमारा एक स्विच है एस, जो कि दो जगह कनेक्टेड है। एक मिनट, ये है, सॉरी ये है, और ये क्या है हमारा बी है। तो ये जो बी है हमारा, ये अगर ये एक प्रकार से क्या दे रहा है हमको, ये हमको दे रहा है एक फीडबैक पाथ। क्या दे रहा है हमको, फीडबैक। अगर किसी प्रकार का आउटपुट नहीं क्रिएट हो रहा है, तो फिर से आप उसको हमको इस डिस्टॉर्शन मीटर में भेज सकते हैं। और ये जो
ये जो वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर, ये जो आउटपुट मीटर है, ये हमारा है VT VM मीटर, मतलब वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। क्या है ये हमारा? वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। ठीक है। सो दिस इज दी डिस्टॉर्शन मीटर, जिससे कि हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, ये एक आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या क्या है, एम्पलीफायर है, एडजस्टेबल अटेन्यूएटर है, ब्रिज टी नेटवर्क है और आउटपुट मीटर है। ये जो आउटपुट मीटर है, ये क्या बताया मैंने, वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर है। तो अगर हमारा स्विच मान के चलिए ए टर्मिनल से कनेक्टेड है जैसे कि, तो जो अटेन्यूएटर है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, अटेन्यूएटर एक्सक्लूड हो जाएगा। और जो ब्रिज टी नेटवर्क है, ये इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा कि जो पूरा का पूरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उससे जो आउटपुट मिले वो क्या मिले हमको, मिनिमम आउटपुट मिले। जब हमारा स्विच यहाँ से ये बी टर्मिनल से कनेक्टेड है, किससे, बी टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देंगे और इसको हटा देंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ब्रिज टी नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। और हमारा एटेन्यूएटर को ऐसे एडजस्ट किया जाएगा कि वो जो मीटर हमको अंटिल, और ये कब तक हमको अटेन्युएट करना है, जब तक हमारा जो आउटपुट मीटर है वो जो डिजायर्ड वैल्यू है उस तक नहीं पहुंचती। तो इससे क्या हो जाएगा, जो वैल्यू जितना भी हम लोग को अटेन्युएट करना है एम्पलीफायर के बाद सिग्नल को, वो अटेन्युएट होके हमको आउटपुट, जो प्रॉपर आउटपुट हमको चाहिए, जो हम लोग को मिल जाएगा। ये जो डिवाइस है ये बहुत सिंपल है और बहुत ही कम एक्सपेंसिव है, और ये पूरा का पूरा टोटल डिस्टॉर्शन हम की वैल्यू हमको फाइंड आउट कर देती है। ठीक है। सो दिस इज दी दिस इज व्हाट, दिस इज दी डिस्टॉर्शन मीटर। ठीक है। डिस्टॉर्शन मीटर का जो ब्रिज टी नेटवर्क है, इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें होती है सबसे पहले एक इंडक्टर, इसमें होता है दो कैपेसिटेंसेस, और ये मान के चलिए टेस्ट वेव है, और एक हमारा यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पर कनेक्टेड होता है। ये टेस्ट वेव हमारा है, और ये है हमारा हार्मोनिक डिस्टॉर्टेड आउटपुट। ये है हमारा हार्मोनिक डिस्टॉर्टेड आउटपुट। ठीक है। सो दिस इज व्हाट दी ब्रिज टी नेटवर्क, जो कि हमने इसमें डिस्कशन किया। अब हम लोग देखते हैं जो इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है टाइम लैग एरर। ठीक है। टाइम लैग एरर क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो, एन इंस्ट्रूमेंट डज नॉट इमीडिएटली रिएक्ट टू अ चेंज बिकॉज ऑफ द टाइम लैग। मतलब किसी किसी कारणवश जब हमारा आउटपुट जो हमको जिस टाइम पे मिलना चाहिए उस टाइम पे ना मिलके थोड़ी देर के बाद मिलता है, तो उस टाइप के एरर को हम लोग बोलते हैं टाइम लैग एरर। जैसे कि जब हम लोग, कई बार हम लोग के साथ जब हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं और वो तुरंत नहीं खुल पाता जितने टाइम में उसको खुलना चाहिए, तो उस टाइप के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम लैग एरर। मतलब जो उसका रिस्पॉन्स है वो हमको जब जिस टाइम में हमको चाहिए उस टाइम में वो नहीं मिल पाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि इसमें क्या है, एक टाइम लैग एरर है। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी जगहों में हमको इसकी आवश्यकता भी होती है कि हमको थोड़ा सा टाइम लैग क्रिएट भी करना होता है किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन जहाँ हाई स्पीड वर्क की बात हो, या अगर अच्छे स्पीड में हमको कोई भी चीज की जरूरत होती है, तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, एक एरर मानते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम लोग को ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, तो वहां पर हम लोग टाइम लैग एरर को रखते हैं,
ताकि, और वो टाइम लैग एरर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करते, वो एक मिनिमम टाइम लैग, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस टाइम लैग एरर को हम लोग क्रिएट करते हैं। सो दिस इज द टाइम लैग एरर। ठीक, अब इसके अलावा हम लोग का और एक टॉपिक जो बच जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा नॉइज एंड नॉइज फैक्टर। नॉइज एंड नॉइज फैक्टर। देखिए, नॉइज, शोर, शोर हर किसी को प्रॉपर अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स को भी, जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो शोर जो है वो क्या है, एक प्रकार का अनवांटेड सिग्नल है। नॉइज क्या है, अनवांटेड सिग्नल है, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को क्या, के आउटपुट को क्या करता है, डेविएट करता है उसका रियल वैल्यू से। सो अगर हम लोग इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो नॉइज क्या है, नॉइज इज एन अनवांटेड सिग्नल विच इज सुपर इम्पोज्ड अपॉन द ओरिजिनल सिग्नल, thus causing an output, thus causing a deviation of the output from its real value। मतलब जो हमारा आउटपुट का रियल वैल्यू है उससे जब हमको डेविएशन मिलता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं नॉइस। तो नॉइस क्या है, एक ऐसा सिग्नल है जो कि कोई भी प्रकार का यूजफुल, नो यूजफुल इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रकार का यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, वो डिस्टॉर्टेड ही सिग्नल टाइप का होता है। ठीक है, और ये इंटरनली भी प्रोड्यूस हो जाता है और एक्सटर्नली भी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो मेजरमेंट सिस्टम में हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नॉइज रेशियो। ये जो नॉइज रेशियो है, ये नॉइज रेशियो क्या होता है, जब हम लोग, ठीक है, डिजायर्ड सिग्नल को, इसको हम लोग एस बाय एन रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस बाय एन रेशियो, नॉइज रेशियो को। ठीक है, तो जब हमारा एस बाय एन रेशियो, नॉइज रेशियो बड़ा होता है तो हमारा जो नॉइज है वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हमारा नॉइज रेशियो थोड़ा छोटा हो जाता है तो हम लोग उसको प्रॉपर कर सकते हैं और हम लोग उसको ठीक भी कर सकते हैं, और वो कभी कभी हमारे लिए कारगर भी साबित होता है। ठीक है, तो एस, नॉइज रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एस बाय एन रेशियो भी सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये सिग्नल है और ये नॉइज है। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल और नॉइज के बीच का रेशियो। अगर हम लोग को इसका नॉइज फैक्टर कैलकुलेट करना है, क्या करना है, नॉइज फैक्टर। तो नॉइज फैक्टर क्या होता है, एफ से हम लोग इसको लिखते हैं एस बाय एन एट इनपुट टू एस बाय एन एट आउटपुट। सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट इनपुट और सिग्नल एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट आउटपुट, इन दोनों का रेशियो ही क्या बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं, हम लोग उसको कहते हैं नॉइज फैक्टर। ठीक है, तो रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू नॉइज पावर रेशियो एट इनपुट। देखिए ये जो एस बाई एन है, ये क्या है, सिग्नल पावर बाय नॉइज पावर। ठीक है, एट इनपुट, कहां पर, इनपुट अपॉन एट आउटपुट, इसकी दिस इज कॉल्ड एज नॉइज फैक्टर। और इसको हम लोग किससे करते हैं, हम लोग F से डेजिग्नेट करते हैं। सो नॉइज फैक्टर इज इंपॉर्टेंट एज इट इज अ मेजर ऑफ नॉइज प्रेजेंट इन द सिस्टम। इफ नॉइज फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स इट इज नोन एज नॉइज फिगर। इसको अगर हम लोग डेसिबल पे एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉइज फिगर भी कहते हैं। तो नॉइज फैक्टर समझ में आया एवरीवन। सो दिस इज द फर्स्ट यूनिट का हमारा यहाँ पर कंप्लीशन हो जाता है। और हम लोग जो टेस्ट में जो चैप्टर को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। एंड होप कि आप सब इस चीज को अच्छे से स्टडी कर लेंगे। एंड अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट्स, तो हमारा जो देन
तो ट्यूटोरियल सेक्शन जो होगा हमारा, हम लोग उस पे इस चीज को और विस्तार से डिस्कशन कर लेंगे एंड हम लोग उसमें आपके डाउट्स को क्लियर कर लेंगे. सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू फॉर listening to me and hope you have a great day. Thank you everyone.